हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। आज की इस स्पेशल क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की जो डायरेक्शंस हैं, उनके ऊपर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, प्रमोशन एग्जाम में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की जो डायरेक्शंस हैं, उनको लेकर के क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं और पिछले कुछ सालों से ऐसा ट्रेंड रहा है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इन डायरेक्शंस को लेकर के पूछे गए हैं। इसीलिए इन डायरेक्शंस को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना और फिर उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना हमारी हेल्प कर सकता है एग्जाम में बेटर स्कोरिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का ये हमारा डिस्कशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम है, जो 2014 की स्कीम थी, लेकिन इसकी ऑपरेशनल गाइडलाइंस को जून 2025 में रिवाइज किया है। इसके ऊपर बेस्ड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले ब्रॉडली हम अंडरस्टैंड कर लें कि ये स्कीम डीईए फंड डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड ये किस चीज को रिलेट करती है? तो ये रिलेट करती है जो हमारे अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं, उनके बैलेंसेस को डीईएफ फंड में ट्रांसफर कर देने के साथ रिलेटेड। और अगर कस्टमर पैसा डिमांड करता है तो बैंक पेमेंट कर देता है और फिर डीईएफ से वो अमाउंट क्लेम कर लेता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे किया जाता है। इसी स्कीम की गाइडलाइंस को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जून 2025 में रिवाइज किया और ये हैं वो क्वेश्चन जो इस रिवाइज्ड स्कीम के ऊपर बेस्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ए बैंक टू कंप्लीट इट्स रजिस्ट्रेशन अंडर डीई स्कीम ऑन ई कुबेर सिस्टम? ई कुबेर सिस्टम क्या है? ई कुबेर सिस्टम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सीबीएस सिस्टम है। नो क्वेश्चन है कि ई कुबेर सिस्टम पर डीईए फंड का जो मॉड्यूल है, उसके अंतर्गत बैंक को अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए बैंक को अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसको पूरा करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है? ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो चार ऑप्शंस हैं। तो देखें हमारा आंसर क्या बनेगा उसके बाद। तो पहले ऑप्शन को एक एक करके हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। So, ऑप्शन में क्या क्या रिक्वायर्ड है फ्रॉम द बैंक? सेंडिंग इज साइंड फॉर्म टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक फॉर्म साइन करके भेजना। सेकेंडली, रजिस्टरिंग वाया आरबीआई वेबसाइट अलोन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट के द्वारा रजिस्टर करना। सो केवल आरबी की वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना। थर्ड, शेयरिंग टू ईमेल आईडीज विद डीईए फंड आफ्टर इनिशिएटिंग डीए फंड रजिस्ट्रेशन इन ई कुबेर। सो ई कुबेर जो सीबीएस सिस्टम है आरबीआई का, वहां रजिस्ट्रेशन इनिशिएट करके तो वहां टू ई मेल्स आईडी भेजना। और लास्ट, ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिटर। सो बैंक का जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है
उससे पहले से अप्रूवल रिसीव करना। इनमें जो आरबीआई की डायरेक्शंस हैं, के मुताबिक हमारा आंसर क्या बनता है। सो रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है कि जब हम लॉग इन कर ले ई कुबेर सिस्टम को फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो हमें वहां 2 ईमेल आईडीज शेयर करने पड़ेंगे। सो इस केस में हमारा आंसर बन जाएगा सी। सो शेयरिंग ऑफ 2 ईमेल आईडीज विद डीईए फंड आफ्टर इनिशिएटिंग डीईए फंड रजिस्ट्रेशन इन ई कुबेर। तो यहाँ पे डबल क्वेश्चन बन रहा है। एक तो हमें शेयर क्या करना पड़ेगा, दूसरे ये रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होनी चाहिए। ये रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए ई कुबेर सिस्टम के ऊपर, जो आरबीआई का सीबीएस सिस्टम है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अथोराइजिंग डीईए फंड returns such form 1, form 2, form rectification forms। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो अथोराइज करेगा डीईए रिटर्न्स को, चाहे वो फॉर्म 1 की रिटर्न हो, चाहे फॉर्म 2 की रिटर्न हो, चाहे वो रेक्टिफिकेशन फॉर्म का रिटर्न हो। इसको अथोराइज करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये हमारे ऑप्शंस हैं। आरबीआई डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स, jointly authorized signatories appointed by the bank, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट या स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। तो ये अथोराइजेशन देनी है, ये अथोराइजेशन देने की जिम्मेदारी किसके पास है? क्या ये आरबी के डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास है? नो, इट इज नॉट विद देम। क्या ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर के पास है? नो, इट इज नॉट विद देम। क्या ये कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के साथ है, जो बेसिकली इसके साथ जुड़ा हुआ है? नो। तो ये किसने देना है? सो ये जॉइंट अथोराइजेशन होगी, जॉइंट सिग्नेचर होंगे। और कौन ये साइन करेगा? अथोराइज्ड सिग्नेटरी, जिसे बैंक ने अपॉइंट किया हो। और बैंक में इनको कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो वो ज्वाइंटली अथोराइज्ड करेंगे और उनकी अपॉइंटमेंट बैंक के बोर्ड द्वारा हुई हो चुकी होगी। आंसर हमारा है बी। यानी जो फॉर्म है इनको साइन करना और भेजना, इसके ऊपर साइन होने चाहिए, ज्वाइंट साइन किनके? अथोराइज्ड सिग्नेटरीज के। आई होप द सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, what type of account must be transferred to DEA fund by bank each month? सो किस तरह के अकाउंट्स ट्रांसफर करने हैं डीईए फंड को, और ये हर महीने ट्रांसफर करने हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन इन्वॉल्व हो गए। एक क्वेश्चन हुआ कि किस टाइप के अकाउंट्स होंगे, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट्स। सेकेंडली, इनकी पीरियोडिसिटी क्या है। ये वर्चुअली 2 क्वेश्चन बन गए। एक क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी हमें यहाँ पे मिल चुका है कि ये मंथली बेसिस के ऊपर हमने फंड्स को ट्रांसफर करना है। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। अकाउंट्स इनएक्टिव फॉर 5 इयर्स, ऐसे अकाउंट्स जो 5 साल से ऑपरेट नहीं हुए। अकाउंट्स अनक्लेम्ड फॉर 10 years or more, including interest on interest bearing accounts. Accounts with balance under 1000 rupees. Only non-interest bearing accounts. तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनता है चारों में से? कोई एक बनता है या एक से ज्यादा बनता है? फ्रेंड, ये स्कीम जो बनी है ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की स्कीम है। और अनक्लेम्ड डिपॉजिट हम किनको कहते हैं? 10 years और मोर वाले अकाउंट्स को। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये 3 क्वेश्चन बन गए हैं। एक, किस टाइप के अकाउंट्स हमने भेजने हैं, ये तय हुआ कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट हमने उनके बैलेंसेस को ट्रांसफर करना है। अब दूसरा क्वेश्चन हुआ कि अनक्लेम्ड अकाउंट हम किनको कहेंगे,
ऐसे अकाउंट जिनमें 10 इयर्स और मोर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। और तीसरा क्वेश्चन बन गया, अगर वो इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट्स हैं जिनमें हम इंटरेस्ट पे करते हैं, जैसे हमारा सेविंग बैंक अकाउंट है, उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा। और चौथा, ये स्टेटमेंट कब भेजनी है? मंथली बेसिस के ऊपर भेजनी है। तो हमारा ऑप्शन आंसर बन गया बी। इन क्वेश्चन के थ्रू हमने पूरे कॉन्सेप्ट को भी कवर कर लेना है। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। ऑप्शन आंसर बन गया हमारा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। When should banks transfer unclaimed funds to DEA fund? बैंकों को कब ट्रांसफर करने हैं डीईए को, जो अनक्लेम्ड फंड्स हैं? तो देख लेते हैं हमारे ऑप्शन क्या है। ड्यूरिंग लास्ट 5 वर्किंग डेज ऑफ फॉलोइंग कैलेंडर मंथ, यानी जिस महीने को ये रिलेट करता है उसके अगले महीने के पहले 5 वर्किंग डेज को। सो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे डेज कौन से दिए गए हैं। सो डेज दिए गए हैं 5 वर्किंग डेज। सो अगर ये अकाउंट्स अनक्लेम्ड अकाउंट्स अगस्त के महीने में अनक्लेम्ड बने, तो इसका मतलब सितंबर के 5 वर्किंग डेज में हमें भेजने होंगे। दिस इज वन ऑप्शन। कैलेंडर मंथ है। विद इन फर्स्ट 10 डेज ऑफ फाइनेंशियल क्वार्टर, जो फाइनेंशियल क्वार्टर है, फॉर एग्जांपल जुलाई का फाइनेंशियल क्वार्टर सितंबर में एंड होगा, उसके विद इन 10 डेज। देन बाय एंड ऑफ ईच कैलेंडर ईयर, हर एक कैलेंडर ईयर के अंत के ऊपर, या एनी टाइम एट बैंक डिस्क्रिप्शन, सो बैंक डिस्क्रिप्शन के मुताबिक किसी भी समय। सो नई गाइडलाइंस के मुताबिक जो 2025 की गाइडलाइंस है, ये फंड्स हमने भेजने हैं विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफ फॉलोइंग कैलेंडर मंथ। सो दिस मीन ऑप्शन ए इज आवर आंसर। तो ध्यान रखना है, ये 5 वर्किंग डेज के अंदर भेजना है। कब? नेक्स्ट मंथ के अंदर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। So let us now go to question number 5. How many times per month is a bank allowed to transfer unclaimed funds to DEA fund? So ये DEA को जो ट्रांसफर किए जाएंगे एक महीने में, ऐसा कितने बार किया जा सकता है? हाउ मेनी टाइम्स पर मंथ? सो एवरी मंथ बैंक कितनी बार अनक्लेम्ड फंड्स ट्रांसफर कर सकता है? ये हमारे ऑप्शंस हैं। अनलिमिटेड ट्रांसफर्स आर अलाउड ओनली वंस ड्यूरिंग द लास्ट 5 वर्किंग डेज ऑफ द मंथ, ट्वाइस एट बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द मंथ, या बेस्ड ऑन आरबी अप्रूवल ईच टाइम। तो ये कितने बार भेजे जा सकते हैं? How many times these funds can be transferred? So these can be transferred only once, केवल एक बार ट्रांसफर किए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, ये ट्रांसफर कब होना है? तो ये ट्रांसफर होना है ड्यूरिंग 5 वर्किंग डेज ऑफ नेक्स्ट मंथ। So it should not be last 5 working days. It should be 5 working days of next month. To that extent हम इसको चेंज कर लेंगे। तो ये जानकारी हमने ली थी इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, तो ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो इसको हम रद्द कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगर मैंने फर्स्ट 5 वर्किंग डेज कहा हो, तो उसमें ध्यान रखना है लास्ट 5 वर्किंग डेज ही है, तो वहां पे भी लास्ट, और यहाँ पे भी लास्ट 5 वर्किंग डेज ही है।
तो टू दैट एक्सटेंट हम इसको अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे। सो इट इज करेक्ट। सो दिस इज लास्ट 5 वर्किंग डेज। लेकिन जो इसमें दूसरी चेंज है वो है ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे वर्ड नेक्स्ट मंथ होना चाहिए था। सो एक बार मैं फिर से क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ये जो फंड्स हमने ट्रांसफर करने हैं ओनली वंस इन ए मंथ। और ट्रांसफर कब करने हैं? जिस मंथ में ये पैसा ड्यू हो रहा है फॉर ट्रांसफर। सो अगर ये जून में ड्यू हो रहा है तो जुलाई के लास्ट 5 वर्किंग डेज ये पैसा ट्रांसफर करना है। तो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। तो लेट अस नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। When can banks submit claims for refund from DAA fund? सो बैंकों को अगर ये पैसा क्लेम करना हो, वापस मांगना हो, तो ये बैंक कब वापस मांग सकते हैं? सो बैंक ने पैसा ट्रांसफर कर दिया, अब बैंक ये पैसा वापस कब मांग सकता है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस। ओनली ड्यूरिंग फर्स्ट 10 वर्किंग डेज ऑफ ईच मंथ एज वन कंसोलिडेटेड क्लेम। सो ये पैसा एक बार मांगा जा सकता है फर्स्ट वर्किंग डेज ऑफ ईच मंथ में, और वो भी एक कंसोलिडेटेड क्लेम की फॉर्म में। सो किसी भी महीने के पहले 10 वर्किंग डेज में एज वन कंसोलिडेटेड क्लेम वंस पर क्वार्टर, एक क्वार्टर में एक बार, एनी टाइम विद इन द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर में किसी भी समय, या वीकली सबमिशंस आर आल्सो अलाउड। तो इसमें वीकली बेसिस के ऊपर भी ये पैसा डिमांड किया जा सकता है। आरबीआई के प्रोसीजर के अनुसार जो 2025 में नोटिफाई हुआ, दिस अमाउंट कैन बी क्लेम्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 10 वर्किंग डेज ऑफ ईच मंथ, हर महीने के पहले 10 वर्किंग डेज को। सो हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा ए। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। ये जो फ्री लाइव क्लास इस समय आप ज्वाइन कर चुके हैं, ये बहुत यूजफुल है आपके स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। अब क्वेश्चन सिर्फ ये है, क्या ये काफी है आपके एग्जाम को पास करने के लिए? नहीं फ्रेंड्स, ये काफी नहीं है। एग्जाम को पास करने के लिए आपको और भी कई चीजें करनी होंगी, क्योंकि आपका एग्जाम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां आपको हाईएस्ट स्कोर लेने की जरूरत है। इसमें जनरल बैंकिंग होता है सिलेबस के अंदर, फाइनेंशियल अवेयरनेस रहता है, आरबीआई और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस रहती हैं, इंटरनल सर्कुलर्स रहते हैं। इंटरनल सर्कुलर्स आपको खुद करने होंगे बिकॉज दीज आर नॉट अवेलेबल विद अस। लेकिन जनरल बैंकिंग हो, आरबीआई की गवर्नमेंट गाइडलाइंस हो, तो ये सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैक्सिमम जो पेपर में पूछा जाता है वो इन 2 पोर्शन में ही से पूछा जाता है, जनरल बैंकिंग प्लस आरबीआई एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस। अब ये आरबीआई गवर्नमेंट गाइडलाइंस के ऊपर बेस्ड आपके इंटरनल सर्कुलर्स होते हैं। कई बार हम ये लेके चल जाते हैं कि ये तो हमारा इंटरनल क्वेश्चन है, और पे वो पोजीशन उस प्रकार से होती नहीं है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जनरल बैंकिंग और आरबीआई और गवर्नमेंट गाइडलाइंस से आते हैं। इनके लिए फ्रेंड्स हमारे पास वेरी लो प्राइस्ड बेस्ट क्वालिटी वीडियो लेसन्स हैं, क्वेश्चन बैंक है, पीडीएफ नोट्स हैं, आरबी की नोटिफिकेशन है पीडीएफ फॉर्म में, गवर्नमेंट स्कीम्स हमारे पास पीडीएफ फॉर्म में है, और ये सब कुछ अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के कोर्सेज पेज के ऊपर। सो हमारी वेबसाइट के कोर्सेज पेज में जाएं या हमारी ऐप में जाएं, तो वहाँ पे आपको ये सब अवेलेबल हो जाएगा। तो इनको यूज़ करें और इनका बेनिफिट लें। तो चलिए, इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What should a bank do when a depositor requests repayment of an amount already transferred to DEA? So जब कोई कस्टमर हमारे पास आता है, वो कहता है कि मेरा पैसा अगर आपने ट्रांसफर किया है DEA फंड को, तो मुझे वो पैसा वापस दो। उस केस में बैंक क्या करेगा? सो व्हाट द बैंक शुड डू? रीडायरेक्ट द डिपॉजिटर टू आरबीआई फॉर सेटलमेंट। सो डिपॉजिटर को कहा जाएगा कि आप आरबीआई के पास जाइए सेटलमेंट के लिए। Repay the depositor, then lodge a refund claim with the DA fund for the same amount. डिपॉजिटर को जो रिपेमेंट करना है फिर उसी अमाउंट के लिए डीई फंड से रिफंड क्लेम करना है। रीओपन द ओरिजिनल अकाउंट एंड reclassify the fund. File a rectification form before making repayment. तो बैंक को क्या करना होगा इस केस में? तो बैंक इस केस में पहले वो पैसा डिपॉजिटर को रिपे कर देगा। उसके लिए बैंक अपने यहाँ स्पेशल अकाउंट जो बैंक ने उस पर्पस के लिए नॉमिनेट किया उसको डेबिट करेगा और पैसा कस्टमर को इमीडिएटली रिफंड कर दिया जाएगा विद इंटरेस्ट और फिर ये पैसा क्लेम कर लिया जाएगा फ्रॉम डीईए फंड। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, if a depositor requests partial repayment of unclaimed amount, should the bank proceed? अगर कोई कस्टमर आता है कि वो कहता है कि मुझे पूरा पैसा नहीं चाहिए, मुझे पार्शियल रीपेमेंट चाहिए, तो क्या उसमें बैंक प्रोसीड करेगा? क्या बैंक इस प्रकार की कस्टमर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा? सो दिस इज द क्वेश्चन। ऑप्शन को देख लेते हैं। ट्रांसफर द रिमेनिंग बैलेंस टू आरबीआई, make the account operative, lodge a claim for full amount with DEA fund, repay only requested portion and close the account, submit separate claims for each part of the refund। ये हमारे पास 4 डिफरेंट ऑप्शन है। बचे हुए बैलेंस को आरबीआई को ट्रांसफर कर देगा, दूसरा अकाउंट को ऑपरेटिव करेगा और पूरे अमाउंट के लिए क्लेम वो लॉन्च कर देगा, तीसरा जितना अमाउंट मांगा गया है वो रिपे कर देगा और अकाउंट को क्लोज कर देगा, और चौथा रिफंड सेपरेटली वो क्लेम करेगा फॉर ईच पार्ट ऑफ द अमाउंट टू बी पेड टू द कस्टमर। आरबीआई की लेटेस्ट गाइडलाइंस के मुताबिक ये पैसा बैंक किस प्रकार से पे करेगा? उस अकाउंट को बैंक ऑपरेटिव अकाउंट बना देगा। So after obtaining proper KYC, the account will be made ऑपरेटिव अकाउंट और फिर क्लेम लॉन्च कर देगा फुल अमाउंट के लिए, और कस्टमर को जितना पैसा विड्रॉ करना है तो कस्टमर विल बी अलाउड टू विड्रॉ दैट अमाउंट। So I hope this is also clear. Let us now go to question number 9. What is the process of submitting Form 2 after lodging a refund claim in e-Kuber? सो ई-कुबेर में जब हमने क्लेम को लॉन्च कर दिया फॉर्म 2 यूज करते हुए, उसके बाद प्रोसेस क्या रहता है? नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड आफ्टर ऑनलाइन सबमिशन, सबमिट ओनली डिजिटल सिग्नेचर कंफर्मेशन, send a signed and auditor certified printout of auto generated form 2 to RBI within 3 working days, submit the form during next monthly window। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इनमें बैंक क्या करेगा? ऑनलाइन सबमिशन के बाद और किसी एक्शन की ज़रूरत नहीं है। केवल डिजिटल सिग्नेचर कन्फर्म करना होगा और सबमिट करना होगा। ऑटो जनरेटेड फॉर्म 2 को साइन किया जाएगा और ऑडिटर सर्टिफाइड प्रिंट आउट लेकर के आरबीआई को 3 वर्किंग डेज के अंदर भेज देना होगा। सबमिट द फॉर्म नेक्स्ट मंथली विंडो। फ्रेंड, इसमें ऑप्शन जो सी है दैट इज आवर आंसर। So send a signed and auditor certified printout of auto generated form 2 कितने पीरियड में? विद इन 3 वर्किंग डेज, 3 दिनों के अंदर इसको भेज दिया जाएगा। चलिए, लेट अस नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 10। When will RBI credit the claimed refund amount to bank's account after approval? So जब आरबीआई से ये पैसा क्लेम किया गया तो आरबीआई
कितनी देर में या कब इस अमाउंट को बैंक के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। बाय एंड ऑफ द सेम मंथ इन विच क्लेम वाज अप्रूव्ड, जिस महीने में क्लेम अप्रूव हुआ उसी मंथ के एंड तक। विद इन 6 मंथ्स ऑफ सबमिशन, सबमिट होने के विद इन 6 मंथ्स। आफ्टर एनुअल रिकंसिलेशन के बाद, एट आरबीआई डिस्क्रिशन बेस्ड ऑन ऑडिट रिपोर्ट, तो यहाँ पे आरबीआई का डिस्क्रिशन है और वो भी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आंसर क्या बनेगा? हमारा ऑप्शन आंसर बनेगा ए, बाय एंड ऑफ द सेम मंथ। तो जिस महीने में ये क्लेम लॉन्च किया गया, अप्रूव हुआ, तो उसी महीने के एंड तक तो ये पैसा बैंक के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो बैंक इस पर्पस के लिए एक स्पेशल अकाउंट ओपन करता है। क्वेश्चन नंबर 11, who determines the interest rate payable on unclaimed interest bearing deposit transfer to DEA fund? डीईए फंड को जो पैसा ट्रांसफर किया गया है अनक्लेम्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट बेरिंग अकाउंट के अंदर, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे होना है वो कौन डिटरमिन करता है, कौन निर्धारित करता है? सो ईच बैंक डिसाइड्स इंडिपेंडेंटली। आरबीआई स्पेसिफाइज द एप्लीकेबल रेट। इट इज नेगोशिएटेड बिटवीन आरबीआई एंड द डिपॉजिटर। डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट गवर्न्स द रेट। तो कौन सा हमारा ऑप्शन आंसर इसमें करेक्ट बनता है? फिर इस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। सो इट इज डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो भी एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट पे होना है तो दैट इज डिसाइडेड बाय आरबीआई। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, which forms are banks required to submit under DEA fund scheme as part of regular reporting? इस स्कीम के अंतर्गत कौन कौन से रेगुलर रिपोर्टिंग के फॉर्म सबमिट होने होते हैं? ओनली क्वार्टरली बैलेंस समरी, फॉर्म 1 रेक्टिफिकेशन फॉर्म, फॉर्म 3 एंड एनुअल सर्टिफिकेट बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, मंथली ऑडिट रिपोर्ट एंड कंप्लायंस चेकलिस्ट, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एंड आरबीआई लेटर ऑफ अप्रूवल। इनमें से बैंक को क्या-क्या सबमिट करना है टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? फ्रेंड, इस पर्पस के लिए बैंक को सबमिट करना है फॉर्म 1, देन रेक्टिफिकेशन फॉर्म अगर रिक्वायर्ड हो, देन फॉर्म 3 एंड देन एनुअल सर्टिफिकेट बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो ये रिपोर्टिंग का पार्ट है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। Let us now go to question number 13. By which time banks must complete and certify reconciliation certificate? जो reconciliation certificate है वो बैंक को कब तक कंप्लीट कर लेना होगा? सो सम टाइम reconciliation की जरूरत पड़ती है, तो वो reconciliation कब तक पूरा कर लेना होगा? At end of each financial year, within 1 month after 30th April and October 31st every year, every month along with Form 1, only upon request by Reserve Bank of India। ये कब कंप्लीट करना होगा और सर्टिफाई करना होगा रिकंसिलेशन सर्टिफिकेट को, जो फॉर्म 3 के ऊपर है। तो ये कंप्लीट करना होगा विद इन 1 मंथ। कब? 30th अप्रैल के 1 मंथ के अंदर या 31st अक्टूबर के 1 मंथ के अंदर। यानी ये साल में 2 बार हुआ ऑन हाफ ईयरली बेसिस, 31st अप्रैल के विद इन 1 मंथ और 31st अक्टूबर के विद इन 1 मंथ। सो ऑप्शन आंसर हमारा बी है। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। फ्री मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल है फॉर प्रैक्टिस। हमारी वेबसाइट के ऊपर जाइए। सो ऑनलाइन ये अवेलेबल है, तो ऑनलाइन ही आप जाके इनको करेंगे। सो हमारी वेबसाइट है jibcibonline.com। इस वेबसाइट में आप जेआईबी एग्जामिनेशन के प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग पेपर के जो टेस्ट हैं
उनको अगर आप करते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस और आपके प्रमोशन एग्जाम का सिलेबस बहुत हद तक कॉमन है जनरल बैंकिंग के अंदर। तो अगर ये टेस्ट आप करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो इनको ज़रूर करें, इनका बेनिफिट लें। सो दे आर गोइंग टू बी वेरी, वेरी यूज़फुल। ध्यान रखें, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। What is the timeline for submitting annual certificate after bank's statutory auditor? तो बैंकों को एनुअल सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होता है, वो भी स्टैट्यूटरी ऑडिट के बाद। उसका टाइमलाइन क्या है, कितने पीरियड में उसको सबमिट करना है? विद इन 1 month ऑफ ऑडिट कंप्लीशन बट नॉट लेटर देन 30th September ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, बिफोर 31st March ऑफ द करंट ईयर, अकॉर्डिंग टू ऑडिटर डिस्क्रिशन, या along with the form 2 सबमिशन। तो उसका टाइमलाइन क्या है? उसका टाइमलाइन है 1 month का। 1 month कब से? ऑडिट कंप्लीशन के। लेकिन किसी भी हालत में ये 30 सितंबर से पहले हो जाना चाहिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के। तो ये टाइमलाइन है 1 month की। सो ध्यान रखना, लेटेस्ट बाय 30th September ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। वहां सूटेबली हम आपको आंसर करके आपकी हेल्प करेंगे। आज का सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वाइट यूजफुल है। आई एम श्योर आपको भी ये यूजफुल लगेगा, इसीलिए इसको लाइक करके, शेयर करके आप दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं और हमारे लिए मोटिवेशन का फैक्टर बन सकते हैं। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, सो दैट हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहें। सो नोटिफिकेशन लेने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर पुश कर देना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या था? ए। क्वेश्चन नंबर 15, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के इस सेशन का, व्हाट इंटरेस्ट रेट्स अप्लाई टू डिपॉजिट्स ट्रांसफर टू डीईए फंड फ्रॉम May 11, 2021 ऑनवर्ड्स। सो May 11, 2021 या उसके बाद जो भी डिपॉजिट ट्रांसफर हुए डीई फंड्स को, उसके ऊपर इंटरेस्ट पेबल कितना है? सो इट इज 4% पर एनम, इट इज 3.5% कंपाउंडेड एनुअली, इट इज 3% सिंपल पर एनम, या नो इंटरेस्ट इज पेएबल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? फ्रेंड्स, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज किया गया। प्रेजेंट गाइडलाइंस के मुताबिक इसको 11th May 2021 से रिवाइज किया गया था। इस रिवीजन के मुताबिक सो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड, इस क्वेश्चन के साथ ही मोर और लेस हमारे जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चन बनते हैं इस स्कीम को लेकर के, वो सारे के सारे कवर हो चुके हैं। इसी प्रकार के और सेशंस भी हम आरबीआई गाइडलाइंस के ऊपर कंडक्ट करते रहेंगे, तो इनको अटेंड करना ना भूलें। तो चलिए अब आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलना, वो भी बेल आइकन के साथ। थैंक यू।